नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स में। और दोस्तों, आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर सेकंड है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है और जो भी थ्योरी हमने पढ़ाई है वो वन लाइनर के फॉर्म में है और हूबहू आपके एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। जिस टाइप में क्वेश्चन बनते हैं उसी टाइप में आपको ये नोट्स दिए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकल। इन्हें पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विटामिन ए, डी और कैरोटीन। ठीक है, इसके निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? प्रकाश की, लाइट का होना अनिवार्य है। सूर्य का प्रकाश जो होता है विटामिन डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप होता है। जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कब होते हैं? तो 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच में। 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर अगर होगा डिग्री सेंटीग्रेड, तब उनकी क्रियाशीलता सर्वोत्तम होती है। अल्पाइन वृक्ष भारत में कितनी ऊंचाई पे मिलते हैं? जो अल्पाइन वृक्ष होते हैं वो 3600 मीटर से 4000 मीटर तक हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालय में अल्पाइन वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट है, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है वसंतीकरण। ठीक है, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना वसंतीकरण कहलाता है। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? जो वनस्पतियां हैं उनके सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, CH4। और जो पैडी क्रॉप्स होती हैं, जैसे धान हुआ, ठीक है, इन सब में मीथेन गैस निकलती है। मरुद्विद पौधों में प्रायः पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? जो मरुद्विद पौधे हैं, मरुस्थल में, डेजर्ट में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां बदल जाती हैं कांटे में। तो जो कैक्टस है वो एक टाइप का, इसमें जो पत्तियां हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। वायुमंडल में आर्गन गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है? 0.93%। ठीक है, 1% भी नहीं आर्गन गैस है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया क्वेश्चन। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी होती है? 0.93%। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है ह्यूमस। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा का पठार। जो चंबल रीजन है, चंबल घाटी, चंबल घाटी रीजन में अवनालिका अपरदन सबसे ज्यादा होता है। तो भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार या चंबल घाटी रीजन। संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान किसे कहते हैं? चीन को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट जो मैदान है वो चीन है।
नेक्स्ट पॉइंट, मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? लगभग 5%। मिट्टी में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? लगभग 5%। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? पीट मृदा में। जो पीट होती है उसमें सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो पोटेशियम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। तो उर्वर मतलब उपजाऊ। सबसे उपजाऊ जमीन कौन सी है? दोमट मिट्टी और एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? जब पीएच वैल्यू 6 से 7.5 होगी तब वो पोषक तत्वों को अच्छे से ले सकता है। जो भी पौधा होगा वो पोषक तत्वों को अवशोषण सर्वाधिक कर सकता है। किस पीएच पे? 6 से 7.5 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? मैंग्रोव से। जो मैंग्रोव होता है उसमें श्वसन मूल प्राप्त होता है। पूर्ण मूल परजीवी तथा पूर्ण स्तंभ परजीवी हैं क्रमशः ओरोबैंकी और अमरवेल। तो जो अमरवेल होती है वो पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है, दूसरों पे निर्भर करता है। और पूर्ण मूल परजीवी है वो ओरोबैंकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्ण मूल परजीवी है ओरोबैंकी तथा पूर्ण स्तंभ परजीवी है वो अमरवेल। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। पहला है, इकोलॉजी शब्द का जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकल को। इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल और नीले में। रेड लाइट में और ब्लू लाइट में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? अपघटक या कवक को? डिकम्पोजर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? अपघटक या कवक। नेक्स्ट पॉइंट है, पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है उष्मा। इकोलॉजी में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? उष्मा। नेक्स्ट, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में। पैडी क्रॉप है वो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में यूज करता है। स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र है वन पारिस्थितिक तंत्र। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन का अलग अलग यौगिकों में चेंज होना वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, इकोक्लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। इकोक्लाइन क्या है? दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल।
जो अलग अलग इकोसिस्टम है उनके मध्य जो संक्रमण है उसे इकोक्लाइन कहा जाता है। दो अलग अलग इकोसिस्टम के मध्य जो संक्रमण हो रहा है उसे इकोक्लाइन कहा जाता है। ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? फास्फोरस चक्र। जो फास्फोरस साइकिल है वो दुष्प्रभावित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का रूपांतरण किस टाइप में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं जो आए हुए हैं या पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी, नागफनी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो जलकुंभी है वो सबसे तेजी से वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स। तो जो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है और इसमें जो पत्तियां हैं वो कांटों में चेंज होती हैं, जैसे नागफनी ऐसे ऐसे रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? प्रकाश, वर्षा, मृदा, मृदा जल। तो जो वर्षा है वो मेन कारक है किसी स्थान की वनस्पति का निर्धारण के लिए। तो जो वर्षा है वो किसी स्थान की वनस्पति का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल, क्रिस्टलीय जल। तो जो पौधे होते हैं किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? केशिका जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं सदाहरित वन, दृढ़पर्णी वन, घास वन, मरुस्थल वन। तो वहाँ पे सदाहरित वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। वायुमंडल का कौन सा वह क्षेत्र है जिसमें ये सब क्रियाएं होती हैं, जैसे बादलों का बनना और बिजली कड़कना, तूफानों का आना, आंधियों का होना? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो ये क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में ये सब क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा की अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किन चीजों का मिश्रण मिलाया जाता है? यूरिया व फास्फेट, डोलोमाइट एवं सल्फर, डोलोमाइट एवं जिप्सम, डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। तो डोलोमाइट एवं चूना पत्थर मिलाया जाता है तो मृदा की अम्लीयता को और एसिडिटी को कम करने के लिए। ठीक है, डोलोमाइट और चूना पत्थर मिलाया जाता है। मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ए संस्तर, बी संस्तर, आर संस्तर, ओ संस्तर। जो ओ संस्तर होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ए संस्तर में कार्बनिक पदार्थ की बहुत ही कमी होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किसी पारतंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक पौधे और जंतु, जैविक और अजैविक घटक। तो पारतंत्र में कौन कौन चीजें होती हैं? जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल, एक्वेरियम। तो यहाँ पे घास का जो स्थल है वो एक प्रकार का प्राकृतिक पारतंत्र है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। 1 से 2%, 1 से 5%, 1 से 10%, 1 से 20%। तो जो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है? वो 1 से 2% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? वायोम, वायोटॉप, इकोटोन, शियर। तो दोनों, अभी मैंने बताया था, दो पारितंत्र अगर हैं उनके मध्य जो संक्रमण की क्रिया है उसे इकोटोन या इकोक्लाइन कहा जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वन, पर्वत, महासागर, रेगिस्तान। तो जो महासागर है वो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल ऊर्जा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है बर्लिन, ओस्लो, ओसाका, मैनचेस्टर। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्ष सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास का मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो सामुद्रिक, ओशियन वाला पार्ट। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी पदचाप, जीवोम, निकेत। तो पदचाप मतलब फुटप्रिंट। तो जो पारिस्थितिकी पदचाप है उसे न्यूनतम भूमि कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।